नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। जो नेट सेट या समाजशास्त्र के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें 3 बिंदु शामिल है। एक, इंडियन सोसाइटी, बेसिक कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न थिंकर। तो उनके लिए आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान 2021 का पेपर है, इसका विश्लेषण करेंगे। तो इसमें ये तीनों बिंदु प्रमुख रूप से है और एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट हो सकता है। जब हम मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं तो उसका लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो चर्चा करते हैं। और जो राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि अभी सेट आ गया है और सेट के बाद में एग्ज़ाम होगा, तो उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। देखो, संस्कृति की परिभाषा दी गई है यहाँ पे और उसमें 4 चीज़ें जोड़ी गई है। कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों की उपज को संस्कृति कहा है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डेविड बिडने ने। तो आप अपने नोट्स के अंदर इस प्रश्न को ऐड कर ले। अगर ये दोबारा कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि डेविड ने संस्कृति के 4 तथ्य बताए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बिडने ने नहीं बताया था। तो ये संस्कृति की परिभाषा है। अगर आपने पहली बार देखी है तो आप इसको नोट कर लें। दूसरा है, कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है। तो देखो, पहले झगड़ा होता है और झगड़े से के बाद जब हम थक जाते हैं तब क्या करते हैं? समझौता करते हैं। समायोजन जिसे कहते हैं, व्यवस्थापन जिसे कहते हैं। तो समझौता, मध्यस्थता, सहनशीलता ये समायोजन के स्वरूप है। झगड़ा समायोजन का स्वरूप नहीं है। हम सामाजिक प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सहयोगी क्रिया, दूसरा संघर्षवादी क्रिया। तो समायोजन एक संघर्षवादी क्रिया के बाद उत्पन्न होने वाली क्रिया है, जिसमें एक दूसरे के विरोधी रहते हुए भी सहयोग किया जाता है। जैसे युद्ध विराम होता है, कोई संधि होती है विभिन्न राज्यों के बीच में। हम पढ़ते आ रहे थे ना कि मुगलों के बीच में और मराठों के बीच में संधि हुई। तो ये सब समायोजन का स्वरूप है। आगे है, बड़ा आसान सा प्रश्न है कि समाजशास्त्र को मुख्य रूप से 2 भागों में, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में किसने विभाजित किया है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगस्त कामटे ने किए। तो कई प्रश्न हैं बड़े मुश्किल पर पूछे जा रहे हैं और कई प्रश्न है वो बिल्कुल आसान होंगे। ये पेपर अपेक्षाकृत आसान है। मैंने इसकी आंसर की तैयार की थी जिस दिन ये पेपर हुआ था। तो मेरे 150 प्रश्न है इसमें कुल। तो 4 प्रश्नों के उत्तर गलत हुए थे। 146 का जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही गया था। दूसरा भी आप आसानी से देख सकते हैं कि समाज को ज्यो सादृश्यता के रूप में किसने चर्चा की। तो हमें पता है कि स्पेंसर ने की है। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ये भी स्पेंसर का ही दिया हुआ सिद्धांत है, सामाजिक डार्विनवाद। इसको हम कहते हैं सामाजिक सांवे का सिद्धांत। सांवे यानी शरीर की भांति, जीव की भांति समाज की रचना होती है, यानी जीव की तुलना है वो समाज के साथ की गई है। तो ये स्पेंसर ने की थी। लेकिन साथ में कुछ उलझन आ जाती है, क्योंकि दुर्खिम ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, एक यांत्रिक समाज और दूसरा सांवेयिक समाज। तो कुछ को लगता है कि सांवेयिक सिद्धांत है वो दुर्खिम का दिया हुआ है। नहीं, दुर्खिम का नहीं दिया हुआ है, वो स्पेंसर का दिया हुआ है। सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक सांवेयिक का सिद्धांत या सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, यानी डार्विनवाद को सामाजिक या समाजशास्त्र के क्षेत्र में लागू किया था स्पेंसर ने। बाद में किसने? दुर्खिम ने। इस जब समाजों का वर्गीकरण किया था तब एक यांत्रिक समाज बताया था, दूसरा सांवेयिक समाज बताया था। तो यहाँ कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 6, कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता के समान है। ये किसने कहा? तो ये इमाइल दुर्खिम की बात आ गई। जैसे हम ये चर्चा ही कर रहे थे कि समाज को 2 भागों में बांटा था, यांत्रिक समाज और सांवेयिक समाज। प्रश्न नंबर 6 है कि
अभिजात वर्ग को प्लेटो ने किस रूप में विभाजित किया? तो अभिजात वर्ग को प्लेटो ने किस रूप में विभाजित किया है? तो शासक और गैर शासक के रूप में किया है। किस रूप में? शासक और गैर शासक के रूप में किया है। आगे है, क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स है, वो क्रांतियों की चर्चा कर रहे हैं, बाकी किसी का नाम है वो क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किन की है? तो ये पुस्तक है वो मैक्स वेबर की है। मैक्स वेबर ने दुनिया के कुल 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया था और उनके आधार पे अपना ये सिद्धांत दिया था पूंजीवाद के उदय का। तो उनमें 2 पुस्तक थी, जैसे कि रिलीजन ऑफ इंडिया और रिलीजन ऑफ चाइना। तो रिलीजन ऑफ इंडिया भी इनकी एक पुस्तक है जिसमें वो हिंदू धर्म के बाद में, तो उन्होंने दुनिया के 6 धर्मों का, केल्विनवाद जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से संबंधित है, और यहूदी धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, चीन का जो कन्फ्यूशियस धर्म है, उनका अध्ययन किया है। आगे है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? तो ये पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न है। 1987 के अंदर ये सम्मेलन हुआ था ब्रंटलैंड, और इसमें जो रिपोर्ट हुई थी उसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सतत पोषणीय विकास की चर्चा की थी, तो 1987 में ये परिभाषा उभर कर आई थी। आगे है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? तो हम सभी जानते हैं कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम थी। उसके बाद में योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पे नीति आयोग बना दिया गया था। तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो अंतिम थी। उसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा रही है। आगे है, थियोडोर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई? थियोडोर लेविट, तो वैश्वीकरण की अवधारणा को इन्होंने लोकप्रियता है वो विश्व में दिलाई है। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक आप आसानी से कर सकते हो, एक ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, विल्फ्रेड प्रेटो। तो ये वेस्टर्न थिंकर और बेसिक कॉन्सेप्ट और इंडियन सोसाइटी 3 मुद्दों पे इस पेपर में चर्चा की गई है। नातेदारी को वर्गात्मक और वर्णात्मक में किसने विभाजित किया? तो ये भी आप जानते ही होंगे, टाइलर ने किया। माध्यमिक संबोधन है, मॉर्गन ने दिया, और माध्यमिक संबोधन है वो टाइलर ने दिया था। तो वर्गात्मक एवं वर्णात्मक नातेदारी में बताई थी, मॉर्गन ने बताई थी। इन्होंने वर्गात्मक नातेदारी वे होती है जिसको कई नातेदारों को हम एक ही रिलेशन में शामिल कर लेते हैं, जैसे कि एंटी बोलते हैं तो एंटी में मामी, चाची, बुआ सब शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भारत में दक्षिणी राज्य हैं उनमें वर्गात्मक नातेदारी होते हैं, वो अन्ना, अम्मा, अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई, ताऊजी, दादाजी, सब अन्ना आते हैं। तो और जो उत्तरी राजस्थान है उसके अंदर वर्णात्मक प्रकार की नातेदारी है वो पाई जाती है। धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है, तो जो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। तो धार्मिक पंथ में कौन सी सत्ता होती है? विधिक नहीं होती है, बुद्धि संगत नहीं होती है, नौकरशाही नहीं होती है। कौन सी होती है? परंपरागत सत्ता होती है। आगे है, कौन सा कारक द्वंद्वात्मक विश्लेषण से संबंधित नहीं है? वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 बातें कार्ल मार्क्स ने बताई थी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था लेकिन वो द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है। ये इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ, सामाजिक विचलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और विचलित उपसंस्कृति का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या कोहन ने की है। किसने दी है? कोहन ने। विचलित उप संस्कृति उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समाज के अंदर एक ऐसी बस्ती होती है, ऐसा वर्ग होता है जिसको हम विचलित उपसंस्कृति कह सकते हैं। यानी वो क्या होती है? सामान्य जो संस्कृति होती है उनके समर्थन में नहीं होती है, पूर्णतया उनका विरोधी भी नहीं होती है, लेकिन उनका वो हर स्तर पे विरोध करते हैं। अगर कोई नई संस्कृति बना ली जाती है तो उसको बोलते हैं कि पलायनवादिता। उसको हम क्या कहेंगे? पलायनवादिता। तो ये विचलित उप संस्कृति है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत ही कुछ लोगों की
अलग से संस्कृति होती है। आगे है, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि परिवर्तन संघर्ष एवं क्रांति के द्वारा होता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। बाकी संघर्ष की चर्चा नहीं करते हैं। प्लेटो ने शासक और अशासक अभिजन की धारणा किससे ली है? तो ये प्रश्न पहली बार ही आया था। तो अभिजन की है, वैसे हम पढ़ते आए हैं कि मैकियावेली से ली है। मैकियावेली से शासक और अशासक अभिजन की धारणा प्लेटो ने ली है, लेकिन यहाँ सही आंसर है कि सेंट साइमन से ये अवधारणा ली है। शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा है वो सेंट साइमन से ली गई है। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है, किसने बताया? तो ज्ञानेंद्र पांडे ने बताया है। सांप्रदायिकता से संबंधित ये बात है कि सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान या औपनिवेशिकता की देन है, तो ये ज्ञानेंद्र पांडे द्वारा बताया गया है। आगे है, इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं? भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं। तो ये भी नया प्रश्न है जिनको हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो भूमिका निर्गम की अवधारणा है वो फुक्स अबाग ने दी है। फुक्स अबाग ने दी है। आगे है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि मातुल्य अवधारणा है जिसमें मामा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मातुल्य यानी माँ का भाई मामा महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना सामाजिक संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो केरल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल के अंदर पाया जाता है। तो कुछ प्रश्न बड़े इजी है और कुछ बड़े मुश्किल है। समदर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? समदर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह, हम समूह और बे समूह, हम की भावना के आधार पर। आगे है प्रश्न नंबर 26, सत्रीकरण के व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये किसने कहा है? तो ये एंथनी गिडिन्स ने कहा है। किसने कहा है? एंथनी गिडिन्स ने कहा है कि सत्रीकरण है वो विभिन्न समूहों में व्यक्तियों के बीच असमानता है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये भी है वो 89वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अलग से प्रावधान किया गया था। पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक साथ ही थे, बाद में 89वें संविधान संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया। भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो DN मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। रेस एंड कल्चर इन इंडिया, रेस एंड कल्चर इन इंडिया, मजूमदार। तो मजूमदार ने काफ़ी नरवंशीय अध्ययन किए हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ये प्रमुख रूप से। E.A. रोस ने समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया है? तो सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन किया है, सोशल कंट्रोल का अध्ययन इन्होंने किया है। 1901 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उनकी पुस्तक थी सोशल कंट्रोल में, और दो प्रकार के इन्होंने नियंत्रण बताए थे, औपचारिक और अनौपचारिक। और विश्वास के जरिए इन्होंने काफ़ी चर्चा की थी कि विश्वास के जरिए है वो सामाजिक कंट्रोल होता है अनौपचारिक रूप से। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? तो के विश्वेश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक है वो लिखी है। आगे है संप्रदायवाद में इनमें कौन सा तत्व नहीं है? तो सहिष्णुता नहीं होती है, बाकी असुरक्षा पूर्वाग्रह तनाव तो होता ही होता है, तो ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों रेखीय और क्षैतिज के रूप में बताया है? तो शेरोकी ने, पिटरिम शेरोकी ने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए थे, एक
रेखीय गतिशीलता, ऊर्ध्व या लंबवत गतिशीलता, दूसरी क्षैतिज गतिशीलता। यही प्रश्न है वो 2018 में एमपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था। जब हम कल प्रश्न पत्र हल कर रहे थे एमपी पेट का, तो उसमें ये आया था, लेकिन उनका जो हिंदी अनुवाद था वो बड़ा ही गड़बड़ था। ये पता नहीं जो पेपर बनाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बनाते हैं, और बाद में जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो गूगल को सौंप देते हैं, गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं। अरे भले मानस हो, कम से कम किसी अच्छे समाजशास्त्री से उसका ट्रांसलेट करवा लो, ताकि कम से कम जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उनको इस प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, वो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सके। लेकिन नहीं करते हैं, पता नहीं क्या इनकी हिंदी मीडियम वालों से दुश्मनी रही है। प्रश्न नंबर 33 है, समाजशास्त्र में भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसने शुरू की? तो किसने शुरू की भूमिका निर्वाह की? तो जीएच मीड की है, तो ये तो लगभग हम सही कर देंगे इसका आंसर। तो आगे है कि कौन सा कथन प्रबोध काल, जिसे ज्ञानोदय काल कहते हैं ना, समाजशास्त्र के उद्भव में 3 क्रांतियों का या 3 क्रांतियों का मुख्य योगदान है। कौन कौन सी? एक प्रबोध काल या ज्ञानोदय क्रांति, एक औद्योगिक क्रांति और एक फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ बात करी जा रही है प्रबोध काल की। तो एस सत्य यानी गलत कथन हमें इनमें से चुनना है। तो प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है, तो ये तो बात सही है। परंपरागत सत्ता में विश्वास की अस्वीकार्यता, यानी राजा या ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार्य किया जाता है। विश्वास है कि समाज का स्रोत ईश्वर है, ये नहीं है। ईश्वर के स्थान पे विज्ञान को महत्व इसमें दिया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है? तो ये किसने कहा? ये किन की परिभाषा है? ये जॉनसन की परिभाषा है। किन की परिभाषा है? जॉनसन की परिभाषा है। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जैसे ही प्रश्न पर नजर पड़ती है आप अपना ऑप्शन लिखिए कि इनमें से कौन सा सही होगा। उसके बाद में बताता हूँ ना तुरंत कि कौन सा सही है, तब आप देखना कि आपका जो आंसर था वो सही था या गलत था। अगर सही था तो ठीक है, अगर गलत था तो उसको अलग से नोट करना अपने नोट्स के अंदर, और फिर एक बार इसको जरूर अलग से पढ़ना इन प्रश्नों को। जैसे 150 प्रश्न है अपने, 150 प्रश्नों में से आप मान के चलिए कि आपके 20-25%, 30% गलत हो सकते हैं, तो आप उनको अलग से नोट कर लीजिए। एक अपना खुद का प्रश्न बैंक तैयार करिए। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जब आप कोई प्रैक्टिस सेट हल करते हो और कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, तो उसको अलग से अपने प्रश्न बैंक में नोट कीजिए। प्रश्न बैंक बनाइए खुद का, और उसमें उन प्रश्नों को लेना जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको मत लिखना जो आपको आ रहे हैं, क्योंकि जो हमें आ रहा है उनकी बार बार हमें रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमें तो उन प्रश्नों को पढ़ना है, उनकी रिवीजन करना है जो हमें नहीं आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 36 है, सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मनों में अंतस प्रवेश करते हैं। तो ये परिभाषा किनकी है? तो डासनेव गेटिस की है। सामाजिक अंतःक्रिया की परिभाषा, जिसमें वो कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा हम एक दूसरे के मन में प्रवेश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है? सामाजिक वर्ग प्रदत्त परिस्थिति तो जाति के अंदर होती है, पहला ही ऑप्शन है वो अपने को मिल गया। बाकी सार्वभौमिकता, विवृत समूह, वर्ग चेतना, ये वर्ग की विशेषता है, लेकिन प्रदत्त परिस्थिति जाति की विशेषता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? नौकरशाही की जो विशेषता बताई गई है, लिखित, श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध, मौखिक संप्रेषण। मौखिकता कहाँ होती है नौकरशाही में? नौकरशाही में मौखिक आदेश का कोई मतलब नहीं होती, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। 2009 में तेंदुलकर समिति बनाई थी, तो किससे संबंधित है? तो ये हम जानते ही हैं, तो ये तो गरीबी रेखा से संबंधित है। इस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था, और 2012 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इसमें उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति को 940 रुपये अगर शहरों में मिल रहे हैं तो वो अमीर है, यानी गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो काफ़ी किरकिरी हुई थी इनकी। प्रश्न नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? तो 17 अपनाए गए हैं। 17
सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं। 17 कौन से हैं? अगर आपके पर्यावरण का अगर कोई टॉपिक है तो ये महत्वपूर्ण होने वाला है, सतत पोषणीय विकास। आगे है सामाजिक सत्रीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी? तो ये अवधारणा किसने दी? शेरोकिन, मैक्स वेबर, जॉन मिलर या डब्ल्यू.ई. मुर ने? तो ये किसने दी? मुर ने ये अवधारणा दी है। आगे है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। ये किसने कहा? किसने कहा? दुर्खिम ने, जॉनसन ने, मैक्स वेबर ने, ऑगस्ट काम्टे ने? किसने कहा है? ये कहा है इमाइल दुर्खिम ने। किसने कहा? इमाइल दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। दाय भाग के प्रणेता कौन है? तो सरस्वती दार, शारदामणि, पी.एन. प्रभु, जितुन वाहन। तो ये तो अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से याद रहने वाला है। ये दाय भाग और मिक्ताक्षरा के 2 नियम हैं। पश्चिम बंगाल में इनका विशेष प्रचलन है। ये उत्तराधिकार से संबंधित नियम हैं। और 2 दाय भाग का नियम है वो दिया था जिमुत वाहन ने। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति को किसने विभाजित किया? तो ये तो हम जानते ही हैं, ऑकबर्न ने किया। किसने किया? ऑकबर्न ने किया। 2 प्रकार की संस्कृति बताई और जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो उन्होंने कहा था सांस्कृतिक पिछड़ापन। और ये प्रश्न भी जो एमपी पेट का एग्जाम आया था उसमें पूछा गया था। तो जब आप इन पुराने पेपरों को हल करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको 4, 5, 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने 15 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए, पुराने पेपर हल करोगे, तो मान के चलिए कि आपके 30% प्रश्न उन्हीं में से आने वाले हैं। और हो सकता है कि 60-70% पेपर पुराने पेपरों से ही आ जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पुराने पेपरों की। अभी तो क्या है कि मेरी मजबूरी है, मैं 2 दिन गांव में आया हुआ था तो यहाँ स्टूडियो नहीं है और ना ही यहाँ पे मेरे पास कंटेंट है। किताबें वगैरह सारी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहीं रह गई है। तो इसलिए मैंने समय का सदुपयोग करते हुए कल से और आज हो सकता है और कल भी मैं ये पेपर पुराने हल करवा रहा हूँ। तो आज का हमारा एक क्लास भी हो जाएगी और पुराने पेपर है वो भी हल हो जाएंगे। आगे है किसने कहा कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? किसने कहा कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? मर्टन, डेविस, लिंटन, बीरस्टीड? बताइए किसने कहा? बीरस्टीड ने कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। आगे है निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो ये तो हम इजी वे में कर सकते हैं। परिवार, क्रीड़ा समूह है, संयुक्त परिवार। C.H. कुले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी 1909 में। उसमें इन्होंने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए थे। तो 1, 2 और 4 प्राथमिक समूह है। समिति है वो द्वितीयक समूह का उदाहरण है। संस्कृति मनुष्य की कीर्ति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? ये परिभाषा थोड़ी सी घुमा के पूछी गई है। संस्कृति की परिभाषा आपने ये पढ़ी हुई है लेकिन उसमें वो मेलोवंस्की की ये परिभाषा है। मेलोवंस्की क्या कहते हैं कि संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित होती है। तो यहाँ पे क्या कह दिया? अपने लक्ष्यों की प्राप्ति। तो लक्ष्यों की प्राप्ति या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो एक ही बात है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग तरीके से पूछी गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे परिभाषाओं से संबंधित। हम परिभाषा कुछ और पढ़ते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो हमें परिभाषाओं के पढ़ते टाइम थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। प्लस में बार बार यही परेशानी आती है कि हम परिभाषाएं हमें याद नहीं होती है। तो हम परिभाषाओं को याद कैसे करें? तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आप जब परिभाषा पहले कोई भी परिभाषा है उसकी सारी की सारी परिभाषा मत पढ़ो। आप केवल 2-3 परिभाषा उसकी पढ़ो, फिर दोबारा उसकी 4-5 परिभाषाएं पढ़ो, फिर सारी की सारी परिभाषाएं आप 5-7 जो मेन परिभाषा है वो याद कर लो। और अगर उनमें से कोई परिभाषा याद नहीं आ रही है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप अलग से एक पेज पर परिभाषाओं को लिख लीजिए और जब भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिले
तो आप उन परिभाषाओं को रिवाइज कीजिए। हमें जो परिभाषा नहीं आ रही है उसको रटना पड़ेगा, जो चीज़ समझ में आ रही है उसको समझना पड़ेगा। और बाय द वे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो उनको हम बार बार जब रिवीजन करेंगे तो ये हमारे अवचेतन में चली जाएगी, और जब हम पेपर करने बैठेंगे तब हमें ये ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। तो इसके लिए यही तरीका है कि आप ज़्यादा परिभाषाएं हैं तो एक अलग से पेपर पे उनको परिभाषाओं को लिख लीजिए, और उनको फिर भी टाइम मिले, जैसे अगर कोई गृहिणी है तो आप रसोई घर के आगे उस पेज को चिपका सकते हैं, या आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट पे उसको कर लो। जब भी आप मोबाइल देखो 5 मिनट 2 मिनट उस परिभाषाओं को आप देख लो। इसी प्रकार कोई भी आपको टफ चीज़ लगती है ना, तो मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींचो और उसको स्क्रीनशॉट लगा लो, और उसको जब भी आप मोबाइल तो दिन में हम 10-15 बार देखते ही देखते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी बार देखें, तो परिभाषाएं इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, या कोई मुश्किल चीज़ है उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी? सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट बीरस्टीड ने दी। प्रश्न नंबर 49 कि कितने धर्मों का अध्ययन किया था, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 6 धर्मों का अध्ययन किया है। यहूदी है, कन्फ्यूशियस है, बौद्ध है, हिंदू है, इस्लाम है और प्रोटेस्टेंट ईसाई है। तो कुल 6 ये धर्म है जिनका अध्ययन है वो मैक्स वेबर ने किया। सापेक्षिक वंचना के कितने उदाहरण है वो मर्टन ने प्रस्तुत किए। तो सापेक्षिक वंचन के मर्टन ने कितने उदाहरण बताए थे? 4 बताए थे। कितने बताए थे? 4। आगे है, पवित्रता और अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता किसने माना? तो किसने माना? ड्यूमा ने माना। ड्यूमा ने शुद्धता और अशुद्धता को, पवित्रता या अपवित्रता को, शुचिता एवं प्रदूषण को जाति व्यवस्था का प्रमुख विशेषता माननी है। तो ये पवित्रता अपवित्रता आ सकता था, यहाँ पे शुचिता और प्रदूषण आ सकता था। तो इस प्रकार से आगे है, द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं जॉर्ज सिमेल। कौन है? जॉर्ज सिमेल। आगे है, समाजशास्त्री जिसने अंत्यक्रिया के स्वरूपों पर समूह के आकार के प्रभावों का विश्लेषण किया। तो ये तो हम आसानी से कर सकते हैं इसको। तो कौन है? जॉर्ज सिमेल है, जिन्होंने अंत्यक्रिया के स्वरूपों यानी आकार के आधार पर समूह के आकार बताए थे। एकल समूह है, द्वैत समूह है, त्रेत समूह है, इस प्रकार की चर्चा की थी। और अंत्यक्रिया के स्वरूपों को उन्होंने क्या कहा था? समाजशास्त्र कहा था। इनकी परिभाषा क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन है। जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक तो कार्ल मार्क्स की है, ये तो हम जानते ही होंगे। कार्ल मार्क्स पे कुल उन्होंने द पावर्टी ऑफ फिलोसफी, जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, इस प्रकार 7-8 पुस्तकें इनकी प्रमुख रूप से है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, होली फैमिली। माध्यमिक संबोधन किनकी अवधारणा है? तो ये भी शायद आप जानते होंगे। माध्यमिक संबोधन मर्डोक, मॉर्गन, गोफ या टाइलर, किनकी है? टाइलर की है। आगे है, गलत तथ्य की पहचान करना है कि सत्रीकरण सामाजिक होता है। बिल्कुल सही बात है। सत्रीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है, ये भी सही बात है। सत्रीकरण अपरिणामी होता है, यानी सत्रीकरण का कोई परिणाम नहीं होता है। ये बात जची नहीं अपने को, तो ये क्या होगा? गलत कथन होगा। हाँ, सत्रीकरण के स्वरूप विविध होते हैं। कितने सत्रीकरण के कितने स्वरूप बताए हैं? बोटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के कितने स्वरूप बताए हैं? 4 स्वरूप बताए हैं। कौन कौन से? दास, जागीर, जाति और वर्ग। तो बोटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप बताए, तो विविध स्वरूप हो गए। निम्न में से कौन सा एक गोस अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? तो मुस्लिम जातियों का वर्गीकरण किया था गोस अंसारी ने। तो ये शायद गोस अंसारी का वर्गीकरण है वो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये वर्गीकरण जरूर है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अशरफ होगा, अजलफ होगा, अजलस होगा, अर्जल होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका सही है, अजलस। आगे 1982 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? किसको नियुक्त किया गया था? कौन थे 1982 में? 1982 में कौन थे? लॉर्ड रिपन थे।
कौन थे? लॉर्ड रिपन। कैसे याद आया आपको 1982 में लॉर्ड रिपन क्या थे? लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किनको? लॉर्ड रिपन को 1982 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार जब हम प्रश्न करने बैठते हैं, अगर आप खुद करते हो तो शायद आपको याद नहीं आते हैं, तो जब मैं ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा ये, तब आप देखना कि एक प्रश्न हल करेंगे तो साथ में 2-3 प्रश्न हमारे हल और हो जाएंगे। तो आज हम 150 प्रश्न हल करेंगे, तो यूँ मान के चलना कि आपके 300-400 प्रश्न एक साथ हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम सन 2010 के बाद जितने भी पेपर हैं उनको हल करेंगे, तो आपका 50% पेपर तो इन्हीं में से आने वाला है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया इन चीज़ों को, तो मान के चलिए कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कोई भी पेपर, कोई भी कंपटीशन को फाइट करना। गेमिन सॉफ्ट और गेसिल सॉफ्ट में अंतर किसने किया? तो टोनीज ने किया। ये तो बहुत बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन गेमिन सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? गेमिन सॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय, और गेसिल सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? समिति, समुदाय एवं समिति। ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। गेमिन सॉफ्ट में क्या होता है कि जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही क्लोज होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। और गेसिल सॉफ्ट क्या होते हैं? उनमें घनिष्ठता का भाव हो सकते हैं। अगर ये समूह की बात करेंगे तो गेमिन सॉफ्ट क्या है? प्राथमिक समूह है, और गेसिल सॉफ्ट क्या है? सेकेंडरी, द्वितीयक समूह के एग्जाम्पल है। गेमिन सॉफ्ट को समुदाय कह सकते हैं और गेसिल सॉफ्ट को समाज भी कह सकते हैं। और अगर इनका सही अंग्रेजी अनुवाद करें तो यही आता है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अगर अंग्रेजी में आ जाए कि क्या है इनका, तो क्या होगा? कम्युनिटी एंड सोसाइटी, या कई बार इसको एसोसिएशन के तौर पे भी देखा जाता है। यानी मुख्य रूप से यही है कि गेमिन सॉफ्ट में क्या होती है? प्रबलता होती है, संबंधों के अंदर घनिष्ठता होती है। गेसिल सॉफ्ट में वो नहीं होती है। मर्टन ने किसको अनुपस्थिति में अपना गुरु घोषित किया? ये प्रश्न ने हमारी बड़ी जान खाई थी। जब मैं ये इसके आंसर की बना रहा था, तो ये प्रश्न बड़ा मुश्किल था। कहीं दुर्खिम आ रहा था, कहीं कामटे आ रहा था, बहुत पड़ा मर्टन को। और फिर अंत में पता चला कि पार्सन्स ने को अपना गुरु घोषित